तो समाज इसे कहते हैं जहाँ पर व्यक्तियों का समूह एक लक्ष्य से एक समान दिशा में चल रहा है, उसी को कहते हैं समाज। समानम यदि इत्यर्थ समाज, अर्थात कलेक्टिव बड़ी एक साथ टुगेदर, वो एक लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, उसे ही समाज कहा जा सकता है। अगर लक्ष्य नहीं है इसमें तो उसे समाज नहीं कहा जा सकता। जैसे कि कुछ व्यक्तियों का लक्ष्य कुछ और है, उस समूह में कुछ व्यक्तियों का लक्ष्य कुछ और है और कुछ व्यक्तियों का लक्ष्य कुछ और है, तो उसे समाज नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हम समाज को एकताबद्ध करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए किन किन तथ्यों पर हमें बात करनी है। तो आज जो मानव समाज को एकताबद्ध कैसे की जाए, इसके लिए बाबा जो है कुछ जटिल विषयों को लेकर के चर्चा की है। तो उसके लिए पहला कि जो भी समाज में विभेदता है, भिन्नता है, जैसे कि पोशाक को लेकर के भिन्नता है, तो इसकी सेंटिमेंट को मिनिमाइज करना होगा। जैसे कि मान लिया जाए इंडिया में ही पोशाक अलग अलग जगह पर अलग अलग है। साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर लुंगी लोग पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, और पंजाब के लोग पैजामा पहनते हैं, और आप चले जाएंगे वेस्ट बंगाल में तो धोती कुर्ता पहनते हैं। उसी प्रकार से आप और चले जाइएगा ठंडी कंट्री में लोग टोपी पहनते हैं, जैसे कश्मीर के लोग टोपी पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? उसके पीछे क्या कारण? क्योंकि जैसे जैसे जिस ज्योग्राफी में जैसा लोगों की आवश्यकता पड़ी, वैसे लोगों ने वस्त्र धारण किया। तो कहते हैं, बाबा कहते हैं इसमें कि जितने भिन्नता है ये सब चीजें, जैसे वस्त्र को लेकर के, भोजन को लेकर के, भोजन में भी भिन्नता है। इस पर लोगों को यूनाइट नहीं किया जा सकता है कि सबका भोजन एक समान हो जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। जैसे जहाँ पर जिसकी जरूरत पड़ी, जैसे साउथ इंडिया में लोग इडली डोसा खाते हैं, और उधर भोजपुर एरिया में लिट्टी चोखा ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, पंजाब में रोटी पसंद करते हैं, ईस्टर्न यूपी में जाएंगे चावल रोटी दोनों पसंद करते हैं, वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे, उड़ीसा में चले जाएंगे भात पसंद करते हैं, हिमाचल प्रदेश नेपाल में भी भात पसंद करते हैं। शायद इधर क्या पसंद करते हैं तो नहीं कर सकते, अरवा चावल, राजमा चावल, यहाँ भी वही। तो यहाँ पे भी खाने की अलग व्यवस्था है। जैसे यहाँ पर लोग सब्जी कम पसंद करते हैं, ज़्यादा दाल पसंद करते हैं, राजमा या और किसी चीज़ का दाल। इसके पीछे कारण है, ज्योग्राफिकल कारण। इस सब्जियाँ जो होती हैं वो सालों भर नहीं उगती यहाँ, या परेशानी होती है। तो लोग क्या करते हैं कि इकट्ठा करके एक ही बार रख लेते हैं, राजमा या मूंग या और भी कुछ कोई चीज़, दलहन और चावल को, और उसे अपना उसका सेवन करते हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में बहुत सारे सब्जियां उगते हैं, तो वहाँ पर सब्जी वहाँ बहुत खाते हैं लोग। और जहाँ पे आप चले जाइए बुंदेलखंड में, वहाँ पर भी ज़्यादा सब्जी का कल्चर नहीं है। राजस्थान के भी कुछ एरिया में चलिए, वहाँ पर ज़्यादा सब्जी का कल्चर नहीं है। लेकिन जहाँ पर सब्जियाँ ज़्यादा उगता है वो सब्जी खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए जैसा जैसा ज्योग्राफी, भौगोलिक परिदशा हुआ, ज्योग्राफिकल कंडीशन, उसके अनुसार लोगों का भोजन बदलते गया। हाँ, आज के समय में एक जगह से भंडारण करने की सुविधा इतना द्रुत हो गया है, इतना सुलभ हो गया है कि सभी जगह लगभग सब चीज लोग प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए खान पान के मामले में कुछ धीरे धीरे लोगों के अंदर में एकता आने लगा है। लेकिन अगर एकता, खान पान में एकता नहीं भी रहे, समानता नहीं भी रहे, तो इसका मतलब कहते हैं बाबा उस चीज, उस सेंटिमेंट को मिनिमाइज करके चलना है, उस पर ध्यान नहीं देना है।
उसी प्रकार से वस्त्र पर भी, वस्त्र का तो मैंने उदाहरण दे ही दिया। तो तरह तरह की जो समस्याएं हैं उस पर बाबा इस पर विचार व्यक्त कर रहे हैं कि हम कैसे मानव समाज को एकताबद्ध करेंगे। मानव समाज आज तक से इवन लॉर्ड शिव के काल में भी एक मानव समाज का निर्माण नहीं हो सका। भगवान कृष्ण के समय में भी एक मानव समाज का निर्माण नहीं हो सका था। इसके पीछे क्या कारण? क्योंकि मानव समाज के निर्माण करने के लिए जो आवश्यक तत्व था वो मौजूद नहीं था। भगवान सदाशिव कर सकते थे, लेकिन उस समय मनुष्य का बुद्धि उतना विकसित नहीं था। भगवान कृष्ण भी एक मानव समाज का निर्माण करने के लिए ही महाभारत की नींव रखी, लेकिन उस समय भी लोगों की मानव मनीषा इतनी विकसित नहीं थी, जिसके कारण ये स्थिति हुई कि उस समय भी मानव समाज की निर्माण नहीं हो सका। हाँ, आज की परिस्थिति बदल चुका है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो चुका है, लोगों का बुद्धि भी बहुत डेवलप हो चुका है, लोग एक दूसरे की संवेदना को समझते भी हैं। पूरे विश्व का कम्युनिकेशन काफ़ी एक जैसा महसूस हो रहा है, जैसा कि एक पूरे विश्व ही एक गांव की तरह है। ऐसा कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है। इस वर्ल्ड के किसी भी कोने में बात करना चाहते हैं, तुरंत मोबाइल उठाइए और बात करें। तो इसका मतलब ये है कि ये भी बहुत बड़ा कारक तत्व रहा है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी बोर्ड नहीं आया है, इसलिए और क्या क्या चीज में विभेद है समाज को लेकर के। भाषागत, भाषा में भी विभेद है। यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं? जी, यस। और आप चले जाएंगे पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी बोला जाता है। अब और आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड में कुमाऊं बोला जाता है, गढ़वाली बोला जाता है। और आगे बढ़ेंगे तो नेपाल में नेपाली बोला जाता है। तो इतनी लैंग्वेज, लगभग 42 लैंग्वेज भारत में है। तो 42 लैंग्वेज की जो विभिन्नता है, तो हम मानव समाज को कैसे एकीबद्ध करेंगे? तो उसमें भी कॉमन फैक्टर है। उस कॉमन फैक्टर को लेकर के बाबा कहते हैं कि समाज को यूनाइट किया जा सकता है। तो उसमें क्या है कि जैसे कि संस्कृत है, तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जिसमें लगभग सभी भाषाओं में उसकी वैकेबुलरी है। जैसे बंगाली हो गया भाषा, इसको बांग्ला कहते हैं, बांग्ला भाषा। तो बांग्ला भाषा में 93% संस्कृत है, 93%। उसी प्रकार से मलयालम लैंग्वेज है। मलयालम लैंग्वेज में भी लगभग 85% संस्कृत वर्ड है। उसी प्रकार से तमिल तो एक कुछ अलग ही लैंग्वेज है, फिर भी तमिल में भी 3% संस्कृत वर्ड है। मिथिला में 80% संस्कृत वर्ड है। उड़िया में 80 से ज़्यादा % संस्कृत वर्ड है, वैकेबुलरी। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि बाबा की ऐसी भाषा जिसको कि कॉमन फैक्टर बनाया जाए तो मानव समाज को एकताबद्ध किया जा सकता है, एक किया जा सकता है। आज भारत की भाषा क्या है? नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। आप ये समझ लीजिए कि हिंदी हर एक प्रदेशों में नहीं बोला जाता। तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में तो अब प्रचलन होने लगा, खास करके बेंगलोर में, क्योंकि बेंगलोर में अधिकांशतः नॉर्थ से ही लोग गए हैं। नॉर्थ इंडिया के लोग जाने से वहाँ पर हिंदी का प्रचलन हो गया। लेकिन तमिलनाडु की खास करके मद्रास एरिया में
या विलेज एरिया में अभी भी हिंदी सुनना पसंद नहीं करते हैं लोग। वेस्ट बंगाल में आज लोग थोड़ा हिंदी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। वेस्ट बंगाल में भी हिंदी आपका पसंद नहीं करते। इसलिए बाबा देशभक्तों के प्रति किताब में लिखते हैं, कहते हैं कि एक रीजनल लैंग्वेज था जिसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, और अंग्रेजी जो लगभग भारतवर्ष के सुदूर प्रांत के बच्चे लोगों को एक साथ जोड़ता था। जैसे अगर असम का बच्चा कोई आता है, स्टूडेंट्स दिल्ली में एग्जाम देने के लिए, तो दिल्ली की भाषा हिंदी है, असम की भाषा असमिया है, तो क्या वो हिंदी मीडियम एग्जाम दे सकता है? नहीं। उससे इंग्लिश मीडियम में अगर आता तो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे सकता है। जैसे कि इंग्लिश ब्रिटिश के समय में एक कॉमन लैंग्वेज हो गया था पूरे इंडिया का, लेकिन ब्रिटिश लोग जब यहाँ से गए तो यहाँ के नेताओं ने बड़ी चलबाजी से हिंदी को ही नेशनल लैंग्वेज बना दिया, जो एक रीजनल लैंग्वेज था। अब नेशनल लैंग्वेज के लायक कौन लैंग्वेज था? संस्कृत था। अगर संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया होता तो आज प्रादेशिक जो सेंटिमेंट है वो नहीं लगता। उससे क्या होगा? तो मानव समाज, पूरे भारत के लोग एक होते अगर संस्कृत आज का नेशनल लैंग्वेज होता। हिंदी कहाँ की लैंग्वेज है? हिंदी सुरसैनी प्राकृत से आया हुआ। ये है अधिक से अधिक दिल्ली के आसपास की भाषा, जैसे कि ब्रज हो गया, हरियाणवी क्षेत्र हो गया, दिल्ली के आसपास के एरिया में ही हिंदी एक खड़ी हिंदी बोली जाती है। और उर्दू क्या है? उर्दू जब मुस्लिम लोग आए थे बाहर से तो पंजाबी और उसके फारसी को मिला है ना, और अरबी, ये तीनों को मिक्स करके एक उर्दू का जन्म हुआ। इसलिए आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ हिंदी टर्म भी है, पंजाबी भी टर्म है, अरबी शब्द भी है, फारसी भी शब्द है। तो ये हुआ, इसलिए प्रोनाउंसिएशन उर्दू का बिल्कुल खड़ी जैसा है। अब देखेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये बाबा लिखते हैं द हिस्ट्री अलोंग द वे किताब में, इसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में। तो एक मानव समाज को एकीभूत करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए एक और विभिन्नता आती है सांस्कृतिक के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में। कल्चर क्या है? कल्चर को डिफाइन इस प्रकार से किया गया है कि ऑल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी इज कॉल्ड कल्चर। मानवता की समस्त अभिव्यक्ति ही संस्कृति है। जितने भी अभिव्यक्ति हैं वो संस्कृति में आए। तो सिविलाइजेशन क्या है? रिफाइंड कल्चर इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। जहाँ पर संस्कृति परिष्कृत हो जाती है उसको कहते हैं सिविलाइजेशन, सभ्यता। अब संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है और मैं बताने लगता हूँ। संस्कृति हो गया जैसा एक्सप्रेशन है, जैसे कि कुछ लोग प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके, कुछ लोग प्रणाम करते हैं सीधे माथा टेक करके पैर पर, कुछ लोग प्रणाम करने की मुद्रा है, जैसे जो ताई कमांडो में देखते हैं ना, जूडो कराटे में ऐसे करते हैं। ये खास करके जितने मंगोलियन कंट्री है वहीं से इसका आविष्कार हुआ। इस प्रकार से कर देते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ऐसे शीश नवा देते हैं, वो भी एक प्रणाम की मुद्रा है। और ये भी चरण स्पर्श भी एक प्रणाम की मुद्रा है। तो लगभग इससे दुनिया में जितने भी कंट्री हैं सबका अपना अपना एक्सप्रेशन है। तो सबके एक्सप्रेशन को ही संस्कृति कहा जाता है। लेकिन सिविलाइजेशन क्या है? जहाँ मेरी सिविलाइजेशन का मतलब हो गया रिफाइंड कल्चर। रिफाइंड क्या है? परिष्कृत क्या है? जैसे आनंद मार्ग चर्याचर्य, ये क्या हो गया? एक परिष्कृत सिविलाइजेशन हो गया।
है ना, एक परिष्कृत सिविलाइजेशन हो गया। उसमें चर्या चर्ज में बिल्कुल लिख दिया गया है, सब कुछ लिख दिया गया कि वास्तव में मानव को कैसे रहना चाहिए, मानव को कैसे साधना करनी चाहिए, मानव को कैसे एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, मानव के हर एक व्यक्ति का जीवन चरित्र क्या होना चाहिए, यह चर्या चर्ज में बाबा ने लिख दिया। जिस प्रकार से सोशल नॉर्म्स बाबा दिए, सामाजिक आचरण को, तो सामाजिक आचरण में बिल्कुल लिख दिया गया है कि किस तरह से पानी देना है। तो पानी तो हम ऐसे भी तो दे सकते हैं, ऐसे दीजिए पानी, या जा करके आप ऐसे करके रख दीजिए, लेकिन वही जो है हम पानी को ऐसे करके देते हैं, इसी को कहते हैं सिविलाइजेशन, सभ्यता, प्रकृत संस्कृति। उसी प्रकार से और भी तरह तरह के उदाहरण दिया जा सकता है, आप समझ गए। तो सिविलाइजेशन का मतलब ही हो गया रिफाइंड कल्चर। तो उसी प्रकार से हम और भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमने कहा ना कि सोशल नॉर्म्स जैसे बाबा, उसी प्रकार से पंचदशील है, उसी प्रकार से 16 पॉइंट तो खास करके आनंद मार्ग के साधक ही समझ पाते हैं, लेकिन पंचदशील, सोशल नॉर्म्स, ये जो दोनों चीज़ है और यम नियम, अगर वास्तव में मार्गीगण अगर प्रचार करें जनसाधारण के बीच में तो पंचदशील को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट करेंगे, सोशल नॉर्म्स को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करें। मैं प्रचार करके देखा हूँ, अगर हम सोशल नॉर्म्स का चार्ट लेकर के जाते हैं किसी घर पर, हम डोर टू डोर कंटेक्ट करने के लिए, तो वो देखते हैं कि कितना, गार्जियन देखते हैं कितना अद्भुत चीज़ एक जगह लिखा हुआ है, ये तो हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन क्या है कि हमारी प्रचार करने का कुछ तरीका उस प्रकार का व्यापक नहीं हो पाया। अगर सोशल नॉर्म्स, हम मानव समाज को एकताबद्ध करने जा रहे हैं, मानव समाज को किन किन फैक्टर पे एकीकृत करेंगे, ये तो हमारे मन में होना चाहिए ना। ये तो हो गया थ्योरी में, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होगा? प्रैक्टिकल ज़्यादा बाबा बात कर रहे हैं इस क्षेत्र में। इसमें एकताबद्ध करने के लिए 3 बाबा ने उपाय देते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जिसे कहते हैं सामाजिक आर्थिक अधिक्षेत्र। सामाजिक आर्थिक अधिक्षेत्र जो कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक फील्ड का स्फीयर। ये सामाजिक आर्थिक अधिक्षेत्र क्या है? जब समाज में एक के पास बहुत संपदा है, एक के पास संपदा इतना है कि वो मैरिज एनिवर्सरी में अपने वाइफ को एरोप्लेन भी गिफ्ट करता है, और एक के पास में संपदा इतना कम है कि एक माँ को अपने छोटे बच्चों को दवाई कराने के लिए भी उस तरसती है। तो समझना है कि मानव समाज एकीभूत नहीं, एकीकृत नहीं हो सकता। इसलिए पहला सदगुरु आए इस धरती पर, बाबा श्री मूर्ति जी, इस मानव समाज को एकीकृत करने के लिए प्राउड फिलॉसफी की। अब बताया जाए कि एक के पास बहुत कुछ है और एक के पास कुछ भी नहीं है, और बोलो कि एक साथ मिलजुल करके रहो, ये संभव है? एक ही घर में 2 भाई, अगर एक भाई के पास ज़्यादा संपत्ति हो जाती है और दूसरे भाई के पास संपत्ति नहीं होती है, तो दोनों के बीच में कैसा मतभेद होता है आप लोगों से अधिक कोई नहीं जान सकता। अगर पिता से कुछ न्याय करने में नासमझी हो जाती है, तो उस वक्त भी भाई एक दूसरे के प्रति सौहार्द का भाव नहीं बना पाते। यही कारण है। इसलिए इस मानव समाज को एकताबद्ध करने के लिए इकोनॉमिक फैक्टर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लिया जाए एक के पास संपत्ति है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के पास कम से मिनिमम रिक्वायरमेंट तो रहे।
मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था तो रहनी चाहिए। तभी तो हम सोचेंगे कि वो भी मेरा भाई है। लेकिन आज के समय में अमीरी और गरीबी के बीच इतनी खाई है कि मानव समाज को एकताबद्ध नहीं किया जा सकता है। इसलिए बाबा ने सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी दिया, उसी को कहते हैं क्राउड। और एक बात और है, बाबा एग्जाम्पल देते हैं कुछ खास क्षेत्र का, जैसे झारखंड और उड़ीसा दोनों जो है मिनरल्स में वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है। खास करके उड़ीसा का ये कौशल क्षेत्र वर्ल्ड का नंबर 1 है। लेकिन वहाँ के कल कारखाने जो भी इंडस्ट्रीज है उसके कच्चे जो रॉ मटेरियल हैं, कच्चा माल जिसको कहते हैं, उस पर आधारित वहाँ उद्योग नहीं लगेगा। अगर उद्योग लगता भी है तो वहाँ के लिए एम्प्लॉय कहाँ से आएंगे? बाहर से आएंगे। और बाहर से एम्प्लॉय आएंगे तो वहाँ के लोकल लोग क्या करेंगे? बेरोजगार होंगे कि नहीं? झारखंड में टाटा स्टील कंपनी है, उसके बाद बोकारो में स्टील प्लांट्स है, लेकिन वहाँ की जो वैकेंसी है कहाँ, उसका ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। तो इसको कहते हैं कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में असमानता के कारण आज लोगों के बीच में विद्रोह की भावना है। वहाँ के स्थानीय लोग बाहरी लोगों के प्रति विद्रोह की भावना और बाहरी लोगों के स्थानीयों के प्रति विद्रोह की भावना पैदा होती है। ये व्यवहारिक पक्ष में है। जैसे पंजाब में कुछ एरिया है, जैसे एक लुधियाना, चंडीगढ़ में कुछ कुछ खास एरिया है कि वहाँ के स्थानीय लोग अगर इलेक्शन होता है तो वार्ड कमिश्नर, वार्ड पार्षद स्थानीय लोग नहीं जीतते। तो बाहर के लोग जो आए हैं कमाने के लिए, उन लोगों का संख्या ज़्यादा है वहाँ, उसी में से कोई वार्ड कमिश्नर बनता है, वार्ड पार्षद बनता है। क्यों? क्योंकि अपने राज्य को छोड़ करके उन्हें कमाने के लिए यहाँ की इंडस्ट्री में काम करना पड़ा है। तो क्या होगा? एक तो जहाँ से वो आए हैं वहाँ की कल्चर को लेकर के आए हैं, तो स्वाभाविक है कि दूसरे जगह कल्चर एक स्थानीय कल्चर पर हावी होगा। ये भी ठीक नहीं है। अगर हैप्पी प्लानिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है। हैप्पी प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंगाल का आदमी उड़ीसा में जाते हैं तो ठीक है, घर की भाषा तो बंगाली है, लेकिन वहाँ पे जाकर के उनको उड़िया में ही पढ़ना होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक जगह, जैसे मॉरिशस में, तो मॉरिशस में भोजपुर के लोग ज़्यादा हैं वहाँ, इसलिए वहाँ का सेकंड लैंग्वेज भोजपुरी है और वहाँ का प्रेसिडेंट भी वहाँ के भोजपुर प्रदेश के लोग बनते हैं। अभी तक से जितना इतिहास में देखिए सब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उसी प्रकार से फिजी है, वहाँ की भी वही बात है, क्योंकि ये अंग्रेज के शासन काल में हुआ था। तो वहाँ तो कुछ एक एडजस्टमेंट है, लेकिन मान लिया जाए एक पंजाबी एक लैंग्वेज है और पंजाब में ईस्टर्न यूपी और बिहार से लोग आकर के बस जाएंगे तो वहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वहाँ की जो लैंग्वेज पंजाबी है वो भी अवदमित होगी भाषा, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई लिखाई हिंदी में होने लगा। बाई चांस कोई पंजाबी भाषा वाले बच्चे हैं उसको भी हिंदी पढ़ना पड़ेगा, उसका मदर टंग खत्म हो जा रहा है, मदर टंग में वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक जोन बनाना पड़ेगा, ब्लॉक लेवल प्लानिंग। और ब्लॉक लेवल प्लानिंग में एक प्रखंड में कितनी पॉपुलेशन है, एक प्रखंड में कितनी क्षमताएं हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है,
वहाँ पर किस प्रकार का उद्योग खुल सकता है, वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ की मिट्टी की परिमाप क्या है, वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी क्या है, ये सब चीज़ दर्शा करके ब्लॉक लेवल प्लानिंग करने की बात करते हैं। और वहाँ पर स्थानीय लोग ही इम्प्लाई होंगे, आउटसाइडर को अलाउ नहीं होगा। अगर आउटसाइडर जाते भी हैं तो क्या होगा, आउटसाइडर अगर जाते हैं तो वहाँ की इंटरेस्ट के साथ काम करना होगा, वहाँ की लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, और तब जाकर के वो अपनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को उस कलेक्टिव इंटरेस्ट में मर्ज कर देंगे, तभी जाकर के वहाँ के समाज का मेंबर हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। बाबा कितनी बड़ी बात बोलते हैं मानव समाज के एकीभूत करने के लिए। जब 42 समाज 42 समाज 44 से 44 ठीक बोल रहा था। तो 44 समाज की जो परिकल्पना बाबा ने कही थी, इंडिया गवर्नमेंट उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी, वो पगला गई, बोलती है तो 44 बराबर भाग में भारत को बांटने जा रहा है। और वास्तव में जानते थे कि इनका स्पिरिट बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि उसको शासन करना था, इसलिए शासन करने के लिए तरह तरह के आनंद मार्ग के ऊपर आक्षेप लगाई। बाबा को 5 साल से अधिक दिन उपवास रहना पड़ा, किसके लिए, मानव समाज को इकट्ठा करने, एकत्रित करने। बाबा ऐसा किया। तो इसलिए जहाँ पे जो फसल होता है, जहाँ पर जो मिनरल्स है, उसी पर आधारित उद्योग होंगे और वहाँ के लोकल लोग ही काम करेंगे, नहीं तो हम मानव समाज को एकताबद्ध नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि पूंजीपतियों का जहाँ निर्मम शोषण होता है, निर्मम एक शोषण होता है कि पता नहीं चलता, लेकिन जब निर्मम शोषण होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, मानव समाज को हम एक सूत्र में बांध नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बांध सकते, क्योंकि जहां एक्सप्लॉइटेशन है, बाबा इसके लिए नारा बनाया था, एक्सप्लॉइटेशन नो मोर नो मोर। अब शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि नव्य मानवतावाद प्रभुत्व आ चुका है। इसलिए एक्सप्लॉइटेशन पूंजीपति कैसे करते हैं, उनका अनहोली अलायंस होता है धार्मिक लोगों के साथ, सो कॉल्ड धार्मिक, सो कॉल्ड रिलीजियस पीपुल के साथ उनका अनहोली अलायंस होता है। वो कैसा होता है अनहोली अलायंस, ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा आपको। कहते हैं कि पूंजीपति का शोषण करने का तरीका बहुत नमूना होता है। वो क्या करते हैं, शोषण करते करते आदमी का जो है मांस मज्जा सब खा जाते हैं और खून को चूस लेते हैं। खून चूस लिए तो शरीर में राहत है। उसके बाद में क्या कहते हैं कि जो हड्डी बच जाता है, हड्डी से डुगडुगी बनाते हैं, हड्डी से डुगडुगी बनाते हैं और उसको डुगडुगी से धर्म का प्रचार करवाते हैं। यही है अनहोली अलायंस बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड रिलीजियन। क्या होता था कि पादरी लोग एक समय पाप विमुक्ति विमोचन पत्र बनाते थे और वो कहते थे कि पाप अपना इस पर लिख करके जला दो, पाप जल जाएगा। आप बताइए कि हमारा शास्त्र क्या कहता है, अवश्यमेव वक्तव्यम कृताकर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैव। हम चाहे वो करोड़ों साल क्यों न हो जाए, हमारे जो कर्म है ना, कर्म का फल तो मिलने ही वाला है, करोड़ों वर्ष भी लग जाएगा, अगर कर्म का फल आपने नहीं भोगा है तो ऐसे नहीं मिटने वाला है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं रिलीजियन, जहां पर अंधविश्वास का काफी मजबूत भूमि होता है, इसी को कहते हैं रिलीजियन। और धर्म तो अलग है, धर्म एक ही है, रिलीजियन अलग अलग। तो इसमें कहते हैं कि और भी पूंजीपतियों का शोषण करने का और एक और नमूना है। वो क्या करते हैं कि वो सहारा लेते हैं धर्म का।
जैसे बलि प्रथा का सहारा लेते हैं। जानते हैं ना कि जगह जगह बलि प्रथा होता है। तो कैपिस्ट क्या करेगा, उस रिलीजियन यानी उस धार्मिक तथाकथित धार्मिक व्यक्तियों को वो कॉन्ट्रैक्ट देता है कि तुम प्रचार कराओ कि यहाँ पर बलि देने से ये चीज़ प्राप्त होगा। अगर हम काली माता के मंदिर में कोई बकरे को हम बलि दे देते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास बहुत संपत्ति आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शादी विवाह हो जाएगा, बच्चा आईएएस बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। तो इसको कहते हैं, ये सो कॉल्ड रिलीजियस पीपुल का अलायंस किसके साथ, कैपिस्ट के साथ। और कैपिस्ट उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है, कहता है कि इस प्रकार के प्रचार कराओ। जैसे नेपाल में एक गढ़ी माई एक जगह है, वहाँ पर हजारों भैंस काट दिया जाता है, लेकिन लोगों को जो जनसाधारण उसको पता नहीं कि इसके पीछे कारण क्या है। कैपिस्ट और तथाकथित धार्मिकों का जो अनहोली अलायंस होता है, बैठिए, अनहोली अलायंस होता है, उसके कारण ये स्थिति पैदा होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि धर्म की स्थापना करो, मजहब का नहीं, मत धर्म मत का नहीं। तो इसलिए ये जो सोशियो इकोनॉमिक स्फीयर्स में जो बाबा का कंट्रीब्यूशन रहा है, न्यू ह्यूमनिज्म और प्राउड, ये दोनों के माध्यम से इस क्षेत्र में हम मानव समाज को एकताबद्ध कर सकते हैं, एक सूत्र में बांध सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, मूलभूत आवश्यकता है जीवन का, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, सबकी गारंटी दे करके मानवता के बीच में सौहार्द पैदा करके हम मानव समाज को एकताबद्ध कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। ये सोशियो इकोनॉमिक स्फीयर्स में। दूसरा है मानस्य भावावेग का अधिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में भाषा आएंगे, संस्कृति भी आएंगे, और उसके साथ साथ इतिहास। यह जो बिल्कुल कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री के साथ यह क्षेत्र जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं मानस भावावेश का अधिक क्षेत्र। यह सेकेंड पॉइंट है मानव समाज को एकताबद्ध करने के लिए। तो इसमें बाबा कहते हैं कि मानव समाज इंडिविजुअल अविभाज्य है। दिस ह्यूमन सोसाइटी इज indivisible. Don't try to divide it, and to see the each and every entity of this cosmos is as the manifestation of same cosmic power. ये स्पिरिट है इसका, कि इस समाज को विभाजित करने का प्रयास मत करो, क्योंकि मानव समाज एक अविभाजित तथ्य है। और कहते हैं कि इस संसार के प्रत्येक सत्ता को किस रूप से देखना है, सोचना है कि ये सारी सत्ताएं परम पुरुष का ही प्रतिबिंबित है, उसी का ही अभिप्रकाश है। ये है कंसेप्ट इसमें। उसमें क्या है कि जो असंख्य जो भाषाएं हैं उसको लेकर के किसी प्रकार का मतभेद पैदा न हो, इसलिए संसार की जितनी लैंग्वेज है सबको मान्यता देनी पड़ेगी। इसलिए पूरे वर्ल्ड में 342 लैंग्वेज है, 342। इंडिया में 44 लैंग्वेज, तो इसकी मान्यता देनी होगी। ऐसा नहीं कि एक देश दूसरे देश पर अपनी भाषा थोप दे। तो इसके लिए क्या होगा कि मानव समाज को हम एकीकृत नहीं कर सकते हैं। और एक कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, जो ऋषि मुनियों का कंट्रीब्यूशन है। बाबा एकदम स्पष्ट क्लियर लिखते हैं कि एक मानव समाज को निर्माण करने के लिए या उस सोशियो इकोनॉमिक जोन को और बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्पिरिचुअलिटी का आधार लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर चूँकि बाबा जो भी पुस्तक लिखे हुए हैं ये मानव समाज की कॉमन फैक्टर को लेकर हैं। यहाँ ऋषि मुनि शब्द का व्यवहार इसलिए किए हैं, ये लॉर्ड से, शिव से रिलेटेड है और लॉर्ड कृष्ण से। आप जाएंगे साउथ इंडिया में भी तो वहाँ पर भी शिव की पूजा होती है।
आप नॉर्थ में भी जाएंगे तो नॉर्थ में तो शिव की पूजा हो रही है, वेस्ट में भी जाएंगे वहाँ पर भी शिव को लोग मानते हैं, और ईस्ट में भी जाएंगे शिव को लोग मानते हैं। तो ये हो गया कॉमन चीज़। तो लॉर्ड शिव को केंद्र मान करके पूरे भारत को ही नहीं, हम पूरे एशिया को एक सूत्र में बांध सकते हैं। और एशिया ही नहीं, बाबा कहाँ तक गए हैं पता है? ये कौन जगह है जहाँ पर बर्फ जमता है? टुंड्रा के प्रदेश से, ग्रीनलैंड वगैरह, आइस, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बारे में बाबा जो है विजिट करने गए थे। तो वहाँ पर बाबा कहते हैं कि लॉर्ड शिव यहाँ पर 7000 साल पहले, मैंने 7000 ईयर्स एगो लॉर्ड शिव विजिट किया, बाबा कहते हैं। ये स्विट्जरलैंड। अब भगवान लॉर्ड सदाशिव कैसे गए होंगे? खैर वो तो ईश्वर है, ऐश्वर्य शक्ति है, वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जब भी ऐतिहासिक रूप से परम पुरुष आते हैं इस धरती पर, वो मानव की तरह आचरण करते हैं। उनको एक जगह से जाने के लिए दूसरे जगह रथ का व्यवहार करेंगे, गाड़ी का व्यवहार करेंगे। जैसे भगवान सदाशिव याक का व्यवहार करते थे, याक होता है ना, याक उसका व्यवहार। और ये जो खास करके पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि भगवान सदाशिव का आविर्भाव पर्वतीय क्षेत्र में हुआ था, लेकिन अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे वो? काशी में, क्योंकि काशी से लोगों का आना जाना थोड़ा सुविधाजनक था। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऋषि मुनियों का दिव्य जीवन की स्मृति चारण की कथा, उनकी आशीर्वाद भी लोगों के अंदर में, उनके भावावेग में हमेशा उपनीत होती रहती है। तो ये उनकी हृदय में जब इस प्रकार की भावावेग आते रहते हैं, तो इसके माध्यम से भी एक मानव समाज को हम एकीकृत कर सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज जहाँ पर समाप्त हो जाता है एक भौगोलिक परिदशा में, दूसरा लैंग्वेज शुरू होता है। जैसे तमिल, अगर भाषा तमिल के लोग यहाँ पर आएंगे, तमिल में बात करेंगे तो लगभग 1% भी आप समझ नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ की भाषा आप वहाँ जाएंगे, वहाँ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन लॉर्ड शिव कहेंगे तो वहाँ लोग समझेंगे कि भगवान का नाम ले रहा, कृष्ण कहेंगे लेकिन भगवान का नाम ले रहा। फिर तृतीय तारक ब्रह्म के रूप में बाबा आए। अगर इस मानव समाज के लिए मार्गीगण मिल करके प्रभुत्व को एस्टेब्लिश कर देते हैं और आनंद मार्ग को एक सामाजिक करण का रूपरेखा दे देते हैं, तो बाबा आनंद मूर्ति शब्द भी बोलेंगे तो वहाँ पर भी कहें कि हाँ, जैसे आनंद मार्ग का एक समय बहुत पॉपुलरिटी थी, पता है कि नहीं? जिस समय आत्मदाह किया गया था, सन्यासी दादाओं ने किया था आत्मदाह गुरु के लिए, उस समय आनंद मार्ग का जो नाम था, हर एक पत्र में, पत्रिका में या न्यूज़लेटर में, न्यूज़पेपर में हेडलाइन होता था आनंद मार्ग मॉन्क, हेडलाइन होता था। चाहे जैसे भी हो, पॉपुलरिटी आनंद मार्ग की थी। लेकिन हमें पॉपुलरिटी एक अलग सेंस में बाबा को जनमानस में किस प्रकार से हमें उनकी थ्योरी का प्रचार करना। बाबा ने कहा कि देखो जी, तुम मेरा प्रचार मत करो, बल्कि मेरी आइडियोलॉजी का प्रचार करो। तो आनंद मार्ग का जितना प्रचार होगा, इट मीन्स हम बाबा का प्रचार कर रहे हैं। तो इसको आपको समझना होगा। अब तीसरा है आध्यात्मिक भावावेग का क्षेत्र। इसमें क्या है कि बाबा एक चीज का उदाहरण देते हैं कि जगत जुड़िया एक जाति आछे से जातिर नाम मानव जाति। ये अलग लैंग्वेज में है, बंगाली में, पुराने बंगला में है। तो कहते एक ही पृथ्वी स्तन्य पालित एक ही रवि शशि मुदेर साथी। तो उसी में हम एक और स्पिरिट जोड़ सकते हैं, हर में पिता गौरी माता स्वदेशी भुवनम, यानी कि परम पुरुष हमारे पिता हैं,
परमा प्रकृति हमारी माँ है, और ये संसार जितना है हमारा वास स्थान है, और यहाँ के जितने सदस्य हैं सभी भाई हैं, सभी एक ही परिवार के संतान, एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो ये स्पिरिट के साथ में बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार से अगर हम उस कॉस्मिक फादर यानी कि इस भूमा जो हमारे जो परम पिता हैं, परम पिता को केंद्र मान करके ही हम इस मानव समाज को आध्यात्मिक अधिक्षेत्र में यूनाइट किया जा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई पॉइंट नहीं। अब है कि मनुष्यों में भेद कैसे, तो मनुष्य में भेद, ये गोरे काले का भेद ये कैसे हुआ? तो बाबा कहते हैं कि ये हुआ है किसी खास भौगोलिक परिदशा के कारण। ऐसा नहीं कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, सूर्य किरणें सीधी दिशाओं में पड़ती थी, तो वहाँ के स्वभाव थी कि वहाँ का जो स्किन का रिएक्शन कुछ और होगा, तो वहाँ का रंग काला हो गया। जिस क्षेत्र में सूर्य किरणें सीधी नहीं पड़ती, लंबवत पड़ती, तो उस क्षेत्र के लोग गोरे गोरे होने लगे। इसलिए इस धरती पर लगभग 4 प्रकार का रेस पाया जाता है। बाबा कहते हैं कि इस रेशियल डाइवर्सिटीज के बीच में भी इन्हें एकीकृत किया जा सकता है। अब वो क्या पॉइंट है, उसके लिए उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आर्यन रेस है, तो 4 प्रकार का रेस है, आर्यन, मंगोल, उसके बाद निग्रो, ऑस्ट्रिक, उसके बाद निग्रो, और ऑस्ट्रिक और निग्रो को ही कॉम्प्लेक्स कर करके क्या किस रेस का निर्माण हुआ है? द्रविड़ में। तो आर्यन रेस में भी कितने हैं? उसमें भी 3 प्रकार का रेस है। प्रथम है नॉर्डिक आर्य। क्या है? नॉर्डिक आर्य। बोर्ड रहता तो मैं लिखता, इसलिए आप लोग लिख लीजिए। आर्यन रेस में 3 प्रकार का कॉम है। पहला है नॉर्डिक आर्य, दूसरा है अल्पाइन आर्य, और तीसरा है भूमध्य सागरीय आर्य। अब देखेंगे कि इनके बीच में क्या भेद है। पहला है कि नॉर्डिक आर्य जो होंगे उनका रंग जो है लाल होता है, लाल मिक्सर कलर, लाल रंग और मिश्रित सफेद। दूसरा है जो केस का रंग होता है, बाल का रंग लाल या सुनहरा होता है। आप लोग तो जो लोग आनंद नगर जाते रहे हैं शुरू से, उनको बहुत पहले ही बोध हो गया होगा कि वास्तव में दुनिया में कितने प्रकार के, क्योंकि सभी रेस के लोग आनंद नगर में आते हैं। आर्यन भी आते हैं, और द्रविड़ भी आते हैं, निग्रो भी आते हैं, ऑस्ट्रिक भी आते हैं। सभी रेस के लोग आते हैं। साउथ अफ्रीका के लोग आते हैं, प्योर निग्रो रेस है। अफ्रीकन कंट्री का जितने लोग हैं लगभग, हालांकि वहाँ पर भी मिक्स कलर के लोग हैं, क्योंकि ऐसा कोई रेस नहीं है जिसको कहा जा सकता है कि बिल्कुल विशुद्ध है। सभी रेस का कॉम्प्लेक्स हुआ है ना। तो उसके बाद में नॉर्डिक आर्य का आंखों का जो तारा होता है ना, पुतली जिसको कहते हैं, आईलिड, वो क्या होता है? भूरा होता है। इसलिए आज हम लोगों के बीच में जिसका आंख की पुतली अगर भूरा है तो समझना है कि वो नॉर्डिक आर्य से कुछ इन्फ्लुएंस है। अब दूसरा है कि शरीर उष्ण रक्त का होता है। शरीर क्या होता है? उष्ण रक्त का। उष्ण माने गर्म, और नाक तोते की तरह होता है, ऐसे थोड़ा झुका हुआ। आप देख करके जान रहे हैं कि नाक किसका? तोते की तरह, तोते के ठोर के जैसा होता है। उसके बाद में नाक के तोते की ओठ की जैसी टेढ़ा होता है। और अल्पाइन आर्य कैसे होते हैं? उनके शरीर का रंग दूध जैसा सफेद। शरीर का रंग दूध जैसा सफेद कहाँ के क्षेत्र, जैसे रूस के लोग, रूस जैसे इंडिया से और आगे, रूस की कंट्री में जितने आगे बढ़ते जाए उतना ही सफेद होते जाए। तो ये लोग होते हैं, उनका रंग जो है बिल्कुल
बाल का रंग काला होता है और थोड़ा मिश्रित नीला लिए हुए रहता है। काला होता है लेकिन थोड़ा सा नीला नहीं। आंखें की तारे जो होते हैं नीला होता है ना। आप ऐसे भी इंडिया में भी किसी को देख लेंगे नीला आंख के लिए, तो समझना चाहिए कि वो अल्पाइन आर्य से इन्फ्लुएंस इधर होता है, हाँ हो रहा है कश्मीर वगैरह जी। शरीर का खून कम उष्ण होता है और नाक बाज पक्षी जैसी नुकीली होती है। बाज पक्षी देखिए ना, माने थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ नुकीली हो जाता है। अब मैं यहाँ पर किनको मैं कहूँ कि किनका नोकीली है, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं लोगों का नाक बिल्कुल नोकीली होता है, एकदम बाज पक्षी की तरह। तो इस प्रकार से इनको कहते हैं अल्पाइन आर्य। दूसरा है भूमध्य सागरीय आर्य। भूमध्य सागरीय आर्य जो होते हैं शरीर का रंग दूध जैसा सफेद होता है और इनका भी बाल का रंग काला होता है और आंखें की जो तारे होते हैं वो काला होता है, जैसे लगभग यहाँ सामान्य हैं। और शरीर का खून कम गर्म होता है और शरीर का आकार मध्यम प्रकार का। अधिक उष्ण होने का मतलब ज्यादा रिवोल्यूशनरी होंगे, कम गर्म होने का मतलब कम थोड़ा रिवोल्यूशनरी। हालांकि मुझे रिवोल्यूशनरी शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। धन्यवाद। फास्टिंग के बाद अभी पानी पिया तो ये है। और शरीर का आकार मध्यम प्रकार का होता है। जैसे आप फ्रेंच लोगों को देखेंगे, शरीर का आकार मध्यम। जर्मन का थोड़ा सा बड़ा होता है, जर्मन है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत जगहों पर जो है अलग अलग जो आर्य की जो कम्युनिटी है उसमें भी विभिन्नता है, लेकिन फिर भी आर्य आर्य कहते हैं अपने आप को। तो जैसे हिटलर ने कहा था कि आर्य एक ऐसा रेस है जो बिल्कुल विशुद्ध है, और उसी पर बाबा की टिप्पणी थी। बाबा ने कहा था कि उसने अपने पॉलिटिकल फायदा के लिए उसने नारा लगाया था, जबकि कोई ऐसा रेस नहीं है जिसमें कॉम्प्लेक्स न हुआ। कॉम्प्लेक्स हुआ, हम तो देख रहे हैं नेपाल में जाकर के देखिए, वहाँ आर्यन मंगोल का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ। हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ, यहाँ थोड़ा सा कम, क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश सॉरी जम्मू कश्मीर का जो रेस है ये आर्यन रेस है बेसिकली, है ना। लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्स तो हुआ है, कोई रेस तो ऐसा नहीं है एकदम बिल्कुल विशुद्ध है। उसके बाद मंगोलियन रेस, इसमें भी 3 प्रकार, इसमें 5 शाखाएं हैं और उनको देख करके समझ सकते हैं कि ये किस क्षेत्र के हैं। जैसे निप्पन आर्यन, जिसको कहते हैं निप्पन आर्यन, खास करके जापान की जो मंगोल रेस की जो कम्युनिटी है ये निप्पन आर्यन में आता है। उसके बाद में अब इनका भौगोलिक जो परिदशा क्या है शरीर का, तो उनका जो नाक है चिपटा होता है। मंगोल रेस के जितने लोग हैं 5 लोगों का नाक चिपटा होता है। अगर किसी व्यक्ति का जम्मू कश्मीर में भी अगर नाक चिपटा है तो समझ लेना है कि उनका मंगोल रेस से कॉम्प्लेक्स हुआ, या कहीं भी ये 100%, क्योंकि नाक चपटा मंगोलियन रेस की कम्युनिटी नहीं पाया जाता। तो और कपाल ऊंचा होता है, कपाल ऊंचा होता है और चेहरा बड़ा बड़ा होता है। जापान के लोगों का जो शरीर होता है उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन कपाल बड़ा होता है। और नाक क्या होता है, चपटा होता है और कपाल ऊंचा होता है, चेहरा भी बड़ा बड़ा होता है। उसके बाद में सेकेंड है मूल चयनिक। इनका शरीर का जो ऐसे मंगोलियन रेस के जितने शरीर के लोग पीला होते हैं, येलो कलर का है ना, उनका शारीरिक जो कॉम्प्लेक्स है येलो होता है, पीला। तो ये चाइनीज लोगों का भी जो नाक होता है उनका भी नाक चपटा होता है, आंखें पतली
है ना। इंडियन लोगों का आँख और चाइनीज लोगों का आँख देखेंगे लगभग हाफ हो जाएगा। चाइनीज लोगों का आँख छोटा छोटा होगा, इंडियन लोगों का आँख बड़ा बड़ा होगा। और इंडियन लोगों का आँख क्या, इंडिया में भी तो बहुत सारे मंगोल रेस हैं, बता रहा हूँ ना। खास करके आर्यन रेस जो हो गया, ऑस्ट्रिक लोगों का और निग्रो लोगों का आँख थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन खास करके ये जो मूल जो चाइनीज जो मंगोल रेस होते हैं, इनकी जो आँखें हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं। चीन के लोगों का आँख छोटे छोटे होते हैं और आँख की पतली भी छोटी, उसकी पुतली भी छोटी होती है, इसको आईलिड कहते हैं। उसके बाद में एक मलय शाखा आता है, मलय शाखा। ये जो मलय शाखा के लोग का शरीर छोटा होता है और नाक चिपटा होता है। और एक शाखा इंडो बर्मन, खास करके इंडो बर्मन का जो क्षेत्र है इंडिया से रिलेटेड, जैसे आसाम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बर्मा, भूटान, ये कौन रेस है मंगोल का? इंडो बर्मन रेस है। यहाँ के लोगों का शरीर बड़ा होता है। आप देखेंगे कि खास करके इंडिया से रिलेटेड जितने मंगोल रेस हैं उनका शरीर उतना छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, क्योंकि इंडिया का भी तो प्रभाव पड़ा है ना। आर्यन रेस का भी प्रभाव पड़ा है, ऑस्ट्रिक का भी प्रभाव पड़ा है, द्रविड़ का भी कॉम्प्लेक्स हुआ है। द्रविड़ माने निग्रो और ऑस्ट्रिक का दोनों का कॉम्प्लेक्स। और नाक चिपटा होता है। नाक चिपटा होना माने उसकी क्वालिफिकेशन है मंगोल रेस का, कि कोई ना कोई मंगोल रेस उनका नाक थोड़ा चिपटा होगा। तीसरा लिपन, मूल चाइनीज, मलय हो गया। अब इंडो बर्मन भी होगा, इंडो तिब्बतन। ये जो है खास करके भारत की जो रेस है, इंडिया और तिब्बत से रिलेटेड जो बॉर्डर है, वहाँ की जो रेस है वो इंडो तिब्बतन शाखा में आता है। अब उनको देख करके आप पहचान भी सकते हैं। उनका शरीर पीला होता है और नाक चिपटा, ये नाक चिपटा सबका, और दिखने में सुंदर होते हैं। बाबा कह रहे हैं कि दे हैव गुड लुक। देखने में वो कभी कभी लोग ये समझ लेते हैं कि वो आर्यन रेस जैसा लगेगा। इंडो तिब्बतन जो है तो बिल्कुल लगेगा कि जैसे कि बिल्कुल आर्यन जैसा, लेकिन वो आर्यन नहीं है, वो है मंगोल। नाक कम चपटा होता है, इसलिए उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। वो भारत की संस्कृति में बिल्कुल वो कितने सदियों से मिले जुले हैं और देखने में सुंदर, प्रायः रोए नहीं होते हैं, शरीर पर रोए नहीं होते हैं। तो ये है इंडो तिब्बतन शाखा के लोग। अब इसमें इंडो तिब्बतन शाखा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जैसे कि नेपाल के लोग भी इंडो तिब्बतन शाखा में आते हैं। और आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब इंडो तिब्बतन शाखा, वहाँ पर जो भी मंगोलियन रेस है सब इंडो तिब्बतन आते हैं। और नेपाल और कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए मिथिला कल्चर, तो मिथिला कल्चर में 3 प्रकार का रेस है। उसमें मंगोल भी हैं, ऑस्ट्रिक भी हैं और द्रविड़ भी रेस जो है कॉम्प्लेक्स है, तीनों कॉम्प्लेक्स है। इसलिए वहाँ पर गोरे भी मिल जाएंगे, काले भी मिल जाएंगे, नाक थोड़ा चपटे भी मिल जाएंगे। और वैसा ही है वेस्ट बंगाल के साथ। वेस्ट बंगाल में आर्यन कॉम्प्लेक्स नहीं है, वहाँ पर लिटिल इन्फ्लुएंस ऑफ आर्यन बाबा करते हैं, बहुत थोड़ा इन्फ्लुएंस है आर्यन वेस्ट बंगाल में। वहाँ पर क्या है, आर्यन मंगोल, ऑस्ट्रिक और निग्रो, या मंगोल कह सकते हैं, द्रविड़ कह सकते हैं, लेकिन निग्रो और ऑस्ट्रिक का दोनों का कॉम्प्लेक्स। इसलिए इस यहाँ पर इस पूरे विश्व में एक वही स्थान है जो बंगाल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेशियल कॉम्प्लेक्स हुआ। इसलिए दिमाग बड़ी तेज होता है, ज़्यादा ही तेज हो जाता है तो बड़ी दिक्कत है।
तो इसलिए जहाँ पर अरे अलग अलग रेस के लोग एक जगह आकर के कॉम्प्लेक्स, इसलिए भारत एक ऐसा देश है, यही एक भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लगभग सभी रेस का कॉम्प्लेक्स हुआ है, मिश्रण हुआ। इसलिए यहाँ पर जो जीवन यापन कर लेता है वो पूरे विश्व में कहीं भी वह सफल हो जाता है। अब देखिए इंडियन लोगों को, अब इंग्लैंड की बात है, हमारी बच्ची है उसकी भाषा इंडियन है, हिंदी है, और इंग्लैंड के बच्चों में भी वो कंपटीशन में इंग्लिश में सबसे पहला फर्स्ट मार्क्स आ। कारण क्या? अमेरिका में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स इंडियन हैं जो वहाँ पर नंबर वन मार्क्स आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ भारत जो भूमि है ये ऐसे कॉम्प्लेक्स का जगह है जहाँ पर सभी सिविलाइजेशंस एक जगह इकट्ठा हो गए। तो स्वाभाविक है कि सब प्रकार की बुद्धि यहाँ पर डेवलप हुआ है, एक प्रॉपर जंक्शन पर आकर के यूनाइट होकर के एक अलग ही रेस पैदा हो गया है जिसको भारतीय रेस, इंडियन रेस कहा जा सकता है। रेस तो चार है लेकिन एक भारत के इतना कॉम्प्लेक्सिटी हुआ है रेस का, क्योंकि एक इंडियन को देख करके नहीं कह सकते हैं कि आर्यन है कि मंगोल है कि द्रविड़ है कि निग्रो है, सभी चारों कॉम्प्लेक्स उसमें भरा हुआ है। किसी का नाक आर्यन जैसा है तो उसका शरीर निग्रो जैसा है, किसी की आंख ऑस्ट्रिच जैसा है। तो इस प्रकार से बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ है। अब हम लोग निग्रो की ऑस्ट्रिक की ओर चलते हैं। तो ऑस्ट्रिक लगभग वो एक ही रेस होता है, चेहरा मध्यम आकृति होती है और शरीर का रंग काली मिट्टी की तरह है ना, काली मिट्टी की तरह उनका शरीर का रंग होता है। तो अब है कि जैसे कि खास करके कुछ ऐसे जगह जहाँ पर जैसे झारखंड का पोर्शन और उड़ीसा का और छत्तीसगढ़ का, खास करके जैसे कि मुंडा, उरांव, संताली, कुछ है ऐसा वहाँ पर एक कम्युनिटी वो ऑस्ट्रिक से बिलोंग करती है और उनकी भाषा भी बिल्कुल अलग है। अगर वहाँ पर जो लोग हिंदी बोलने वाले हैं, अगर वहाँ पर कोई संताली बोलेंगे, जैसे आनंद नगर के एरिया में आसपास में बहुत सारे संताली बोलने वाले हैं, है ना। जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं बोलूँगा कि आई ईट, अंग्रेजी में बोलूँगा आई ईट, और उसको बोलेंगे, अब हमको तो याद नहीं आ रहा है लेकिन मैं भी थोड़ा सीख लिया। जैसे भात खा रहा हूँ, जगह जम करना, एकदम अलग भाषा है ना, एकदम बिल्कुल। बच्चे खेल रहे हैं, ये हिंदी हो गया। संताली में इसको क्या बोलेंगे? गिदरे की गाती करना, गिदरे को गाती करना, मैंने समझे कि बिल्कुल अलग लैंग्वेज, आप वहाँ पर समझ नहीं सकते। तो एक जो है ये ऑस्ट्रिक जो है, ये ऑस्ट्रिक रेस में, क्योंकि कोई भी रेस अलग अलग जगह पर नहीं पल रहे थे, एक खास भूभाग में, बाद में धीरे धीरे आवागमन का सुविधा होते गया तो अलग अलग भूभाग में बस गए, लेकिन अपनी लैंग्वेज को साथ में लेकर। तो लैंग्वेज ऐसा ही होता है और लैंग्वेज मनुष्य को प्रभावित करता है। अब है मंगोलियन रेस के बारे में तो कह दिया हूँ, मंगोलियन रेस कहाँ कहाँ होता है सभी में बता चुका हूँ। लेकिन द्रविड़ गोष्ठी यह आंध्र प्रदेशीय, कर्नाटक, केरल और तमिल ऐसे जगहों पर द्रविड़ रेस। निग्रो रेस, क्योंकि निग्रो और ऑस्ट्रिक का ही कॉम्प्लेक्स है द्रविड़। तो निग्रो रेस का क्या है? निग्रो रेस का शरीर का रंग काला माने ऐसा वैसा काला नहीं, एकदम बिल्कुल कोयले जैसा काला, माने उनकी समतुल्य। जैसे साउथ अफ्रीकन लोग जब आते हैं भारत में तो उनको देख करके आप जान जाएंगे कि वो निग्रो रेस से बिलोंग करते हैं।
बाल घुंघराला, आप यूट्यूब पर नहीं देखते हैं, बाल घुंघराला रहता है, या एमर्ड मैगजीन में भी देखे होंगे, अलग अलग रेस में हम लोग जो सेवा दे रहे हैं वो आ जाता है। उसके बाद में ओठ मोटे होते हैं और आर्यों की तुलना में खून कुछ कम उष्ण होता है। जैसे आर्य रेस जितना जल्दी उनके अंदर में बदलापन की भावना होती है या प्रतिकार करने की जितना क्षमता होता है, उससे कम निग्रो रेस में होता है। और ऊंचाई में लंबा होते हैं। आर्यन रेस के भी अनुपात में कहीं ऊंचाई में वो लंबा होते हैं। साउथ अफ्रीकन को देखिए कितना विशालकाय होते हैं जी। अब इसमें भूमध्य सागरीय आर्य गोष्ठी, तो इसमें क्या है, काश्मीरी जो होते हैं भूमध्य सागरीय मैंने जम्मू कश्मीर, तो ये जो जम्मू कश्मीर के हैं जो भूमध्य सागरीय आर्य हैं, जिनका रंग सफ़ेद लाल जैसा होता है, माने उनका शरीर का रंग। तो बाबा कहते हैं कि मानव सभ्यता को एकताबद्ध करने के लिए अगर मनुष्य के अंदर में रेशियल फीलिंग है, अगर उनको रेशियल सेंटिमेंट दिया जाएगा तो मानव समाज तो 4 बराबर भागों में बट जाएगा। इसलिए मानव समाज एक विशेष करके जब भी इस धरती पर आए हैं महापुरुष परम पुरुष, तो मानव सभ्यता को इकट्ठा करने के लिए यानी रेशियल फीलिंग को दूर करने के लिए सबसे पहला व्यक्ति परम पुरुष कहा जाए तो लॉर्ड शिव आए थे, जिन्होंने तीनों रेस को यूनाइट करने के लिए 3 विवाह किए। कितने विवाह किए? 3 विवाह। भगवान सदाशिव की 3 पत्नी थी। मंगोल आर्यन कौन थी? गंगा थी। आर्य कन्या माता पार्वती और द्रविड़ कन्या माता काली। तो तीनों रेस आपस में लड़ते झगड़ते, तो तीनों रेसों को उन्होंने एकताबद्ध करने के लिए उन्होंने 3 शादी की। लक्ष्य था यही, शादी करने का लक्ष्य था यही कि तीनों रेस को हम कैसे यूनाइट करें, कैसे हम उनके बीच में एकता स्थापित करें। क्योंकि मंगोल आर्यन में बहुत लड़ाई होती थी, मंगोल ऑस्ट्रिक में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, निग्रो ऑस्ट्रिक में लड़ाइयाँ होती थी, निग्रो आर्यन में भी लड़ाइयाँ होती थी। साउथ अफ्रीका में गोरे काले का भेद क्या था? आर्यन और निग्रो का भेद था। उसी प्रकार से नेपाल में भी एक भेद है, वहाँ पर भी आर्यन ऑस्ट्रिक का भेद था, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा मिनिमाइज हुआ, क्योंकि शादी विवाह इतना काफ़ी हुआ है दोनों रेस के बीच में कि अब पता ही नहीं चलता है कि किस रेस में कौन कम्युनिटी है, पता नहीं चलता है। इसलिए आप देखेंगे खास करके इंडिया में, जो मैं पहले कह चुका हूँ लेकिन पुनः इसको मैं बोलता हूँ कि खास करके आप जो दिल्ली के आसपास, तो आर्य जो थे दिल्ली के आसपास में उनके ज़्यादा पॉपुलेशन था, दिल्ली के आसपास। जैसे कि भगवान कृष्ण के समय में, तो भगवान कृष्ण का कार्यकाल, महाभारत का कार्यकाल, तो महाभारत के समय में भगवान कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन का विवाह किसके साथ? चित्रांगदा के साथ। उसके बाद में नागवंश की एक कन्या थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसके साथ करवाया, सुभद्रा के साथ विवाह करवाया। ये क्यों? क्योंकि ये जितने प्रकार की जो रेस थे ये आपस में लड़ते थे और उनको धर्मराज की स्थापना करनी थी, और धर्मराज की स्थापना करने के लिए यानी युधिष्ठिर को सम्राट बनाना था, तो उसके लिए वो मित्रता उन्होंने किया
सभी रेस के साथ। और महाभारत के युद्ध में किसकी विजय हुई? पांडवों की विजय हुई। तो वहाँ पर भी भगवान कृष्ण ने भी ये जितने रेस था उसको भी एकीभूत करने के लिए, एक यूनाइट करने के लिए शादी विवाह की प्रथा चलाई थी। अब आनंद मार्ग में देखिए, आनंद मार्ग के समय मैंने बाबा के कार्यकाल में ऐतिहासिक रूप से बातचीत हो रही है। तो ये बाबा के ऐतिहासिक कार्यकाल में अगर इतिहास लिखा जाएगा तो ये 3 परम पुरुष का इतिहास लिख करके ही इतिहास लिखा जाएगा। पहला लॉर्ड शिव की इतिहास। बाबा कहते हैं कि इस मानव इतिहास में अगर भगवान शिव की अगर उपेक्षा कर दी जाए तो इतिहास में किसी प्रकार की जगह नहीं बचती है। सोसाइटी मानव इतिहास का कोई आधार नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान सदाशिव की कंसेप्ट पर ही उनके 1000 बाद में लिपि का आविष्कार हुआ। भगवान सदाशिव दे चुके थे लेकिन उस समय उतना विकसित नहीं था, लेकिन उसका आधार दे दिए थे चित्रलिपि के अनुसार। नाद तनु कहे गए। नाद तनु क्यों कहा गया उनको? क्योंकि सुर सप्तक का आविष्कार उन्होंने किया। सारेगामा पधा निशा। नटराज इसलिए कहा गया कि नृत्य उस समय लोग जानता ही नहीं थे। नृत्य मैंने हाथ पैर हिलाना ही नृत्य समझते थे। तो उन्होंने क्या किया कि नृत्य का एक विशेष मुद्राएं दे दी, इसलिए उनको नटराज कहा गया। और नाद तनु, नटराज, विश्वनाथ, काशी, क्या क्या नहीं उनको बोला गया। उसके बाद सबसे बड़ी चीज है वैद्यनाथ कहा गया। वैद्यनाथ क्यों कहा गया? वैद्यनाथ इसलिए कहा गया कि उस समय लोग जड़ी बूटी का किस प्रकार का प्रयोग हो ये जानते ही नहीं थे। कभी कभी पेशेंट को मार भी डालते थे लोग, क्योंकि जड़ी बूटी जैसे मान लीजिए, अभी मान लिया जाए कि एक धतूरा एक ऐसी जड़ी बूटी है, उसका अगर सेवन करेंगे तो नशा आ जाए, लेकिन उसके बहुत सारे रोगों में उसका औषधि का काम। उस समय एक्सपेरिमेंट चल रहा उसी प्रकार से क्या था। उस समय एक्सपेरिमेंट चल रहा था। हाँ, एक्सपेरिमेंट चल रहा था। मार देते थे ना, और आज भी होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता है। आज भी साइंटिस्ट लोगों से चूक हो जाती है एक्सपेरिमेंट करते करते। तो बाबा एक बार नमामि सुंदरम किताब में लिखते हैं, जिस प्रकार से वैदिक शास्त्र के प्रणेता भगवान सदाशिव थे, उसी प्रकार से विष चिकित्सा के आविष्कारक भगवान कृष्ण थे। तो बाबा कहते हैं कि भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक महिमा तो थी, लेकिन विष चिकित्सक के रूप में भी उन्हें बहुत ख्याति प्राप्त थी। विष चिकित्सा, जहर, विष क्या कन्या विष का उसी मतलब नहीं जानते? विष कन्या अच्छा। विष कन्या उसी टाइम तो में। उसके कारण था कि भगवान कृष्ण ने अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था। कालियादह का नाम सुने हैं ना? पूतना का कालिया नाग, पृतना, ये सब क्या है? ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। भगवान जो कृष्ण का रंग था गोरा था, बचपन में गोरे थे, लेकिन बाद में वो जो विष का प्रभाव जो पड़ा था फिर उसी चलते उनका रंग क्या हो गया? सांवला हो शाम वाली सूरत मोहनी मूरत हो गया। तो ऐसा हो गया स्थिति उनकी। ये बहुत समझने की बात है, गया। हाँ। क्योंकि विष अगर मान लीजिए इस जगह पर एक क्या होता है, बिलिनी होती है ना, हाँ, यहाँ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? जो भी है वो जो भी हो, हड्डा वो हो, काट देगा यहाँ पर। अगर आप उड़ने वाली छोटी उसको रोक लिए वहाँ विष को, तो हाँ, वहाँ वही। कुछ देने के लिए काला पड़ जाए। क्यों? डंक मारता है बिच्छू, वहाँ पर काला पड़ जाए। तो ये छोड़िए, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ एक रेशियल होता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने इस सभी रेसों को यूनाइट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और इस मानव समाज को एकीभूत करने के लिए बाबा कहते हैं, ये जितने प्रकार की रेस है उनके आपस में वैवाहिक संबंध होना चाहिए, जिससे कारण जो है मानव समाज एकीभूत हो जाए, उसे इकट्ठा कर दिया जाए। और इस प्रकार का कोई फीलिंग न करे कि मैं काला हूँ तो मैं गोरा हूँ, तो मैं ये हूँ तो वो हूँ, क्योंकि ये जितने प्रकार के रेस आए हैं खास करके
अलग अलग भौगोलिक परिदशा में जन्म हुआ है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है खास रेस बहुत तेज है तो बहुत कोई रेस कम पढ़ा लिखा है, नहीं। कोई काला व्यक्ति भी बहुत तेज है पढ़ने में, कोई गोरा व्यक्ति भी लिखलोड़ा पत्थर है, ये क्या है? तो इसलिए ये जानना चाहिए किसी प्रकार का रेशियल फीलिंग नहीं होना चाहिए जो मानव समाज को यूनाइट करना चाहते हैं। और मानव समाज को यूनाइट करने का ये दायित्व जो आनंद मार्ग की झंडा इसकी भगवा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वो है अग्रदूत, दैट इज द वैंगार्ड ऑफ द सोसाइटी, टॉर्च बियरर ऑफ द सोसाइटी। अगर इस प्रकार की मानव समाज में हम लोग अच्छे से काम करें, इस मानव समाज को हम एकीभूत कर सकते हैं। अब रिलीजियन और मनस्तात्विक भावावेग की बात करते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला है कि सबसे प्राचीन जो व्यापक रूप से धर्म आया तो मानव मन में उसका आविष्कार है। आज से लगभग 15,000 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई और सभ्यता का कार्यकाल उसी समय से मापा जाता है, आज से 15,000 साल पहले। इसलिए कहा जाएगा कि सिविलाइजेशन का जो फर्स्ट जो है कल्मिनेटिंग पॉइंट क्या है, वो आज से 15,000 साल पहले ऋग्वेद की रचना के आरंभ जो से हुआ उस समय से ही सभ्यता की कार्यकाल मापी जाती है। और लगभग आज से 7,000 साल पहले लिपि का आविष्कार हुआ और यह लिपि जो उसका नाम था सैंधवी लिपि, लिख लिया जाए सैंधवी लिपि, जिसका कार्यकाल आज से 7,000 साल पहले और आज से 5,000 साल पहले खरोष्ठी लिपि का आविर्भाव हुआ। खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। कहाँ से? दाहिने से बाएं की ओर। ये जो हम लोग उर्दू यहाँ लिखते हैं ना, तो कहाँ से लिखा जाता है? खरोष्ठी लिपि में। हाँ, और आज से और ब्राह्मी लिपि होता है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाहिने, जितने प्रकार की बाएं से दाएं की ओर लिपि लिखी जाती है, समझना चाहिए कि उसका सोर्स क्या है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, राइट। और उसके बाद कुटिला लिपि का आविष्कार हुआ, है ना। कुटिला लिपि इलाहाबाद और इलाहाबाद के पूर्व में व्यवहार होता था। इलाहाबाद का आज नाम प्रयागराज पड़ गया है ना, प्रयागराज। तो इलाहाबाद से पूरब जाएंगे, पूरब का मतलब इलाहाबाद से पूरब जाएंगे तुरंत बिहार आ जाएगा, है ना। बिहार का क्षेत्र माने भोजपुर एरिया, मगध एरिया, अंग देश, उधर मिथिलांचल। तो इसका व्यवहार कुटिला लिपि का होता था कहाँ? बिहार, पूर्वी उत्तर, ईस्टर्न यूपी, जिसको मैं बोला ईस्टर्न यूपी, बंगाल, उड़ीसा, असम में कुटिला लिपि का व्यापक रूप से व्यवहार होता था। आज से कितने हजार साल पहले? 5,000 साल। राजा सम्राट जब अशोक थे तो उस समय कुटिला लिपि, यानी सॉरी, उनका जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई, जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, सम्राट अशोक के कार्यकाल में। और जब राजा हर्षवर्धन का समय आया तो उस समय कुटिला लिपि का ही व्यवहार होता था। राजा
हर्षवर्धन, और वही कुटिला लिपि राजा हर्षवर्धन के ही नाम पर श्री हर्ष लिपि हो गया। क्या नाम हुआ? श्री हर्ष लिपि। वो लिपि आज से लगभग 1000 साल पहले जो बंगला की लिपि है उसमें व्यवहार हुआ करता था। जो नागरी लिपि हम लोग जो लिखते हैं इसका व्यवहार आज से 300 वर्ष पहले हुआ। 300 वर्ष पहले का इसकी देवनागरी लिपि की मदर कुछ और थी, और इस पर बहुत सारी बातें हैं। अब है कि मजहब क्या है या मतवाद क्या है। रिलीजियन इज ए path of faith, not logic. Due to religion, fanaticism जिसको कहते हैं, और भी माने रिचुअल्स, भ्रांतियां, अंधविश्वास रिलीजियन के कारण ही बढ़ा है। तो इसमें ऐसे कि 4 प्रकार का फिलॉसफी है: गॉड सेंटर, मैटर सेंटर, सेल्फ सेंटर और डोगमा सेंटर। तो उसमें यहाँ पर डोगमा सेंटर फिलॉसफी से बातचीत होगी। तो मजहब क्या है? रिलीजियन का है कि जहाँ पर किसी लॉजिक यानी जहाँ पर विवेचना के बिना किसी तथ्य को मान करके चलना ही अंधविश्वास है। इसलिए कहा गया मजहब में अकल का कोई दखल नहीं। देयर इज नो स्कोप ऑफ विजडम इन मजहब। इसी शायर ने कहा कि मजहब में अकल का कोई दखल नहीं। तो वास्तव में अब इसमें हम लोग देखेंगे कि रिचुअल्स में क्या होता है। इसमें तरह तरह के रीति रिवाज होते हैं, तरह तरह के रीति रिवाज होते हैं। पहला है पहला है कि बलि प्रथा में निरीह प्राणियों को बलि देकर देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। फर्स्ट इफेक्ट इन रिलीजियन। कोई भी पिता क्या अपने संतानों की बलि लेंगे? अगर परम पुरुष को उस निरीह प्राणियों का बलि दे रहे हैं तो परमात्मा के लिए तो सभी समान है ना। एक छोटा चींटी से लेकर के एक विशालकाय हाथी तक सब उनके लिए समान है, क्योंकि सब में एक ही आत्मा का वास है। इसलिए एक परम पुरुष के लिए सब बराबर है। अगर उनके सामने अगर कोई बलि लेकर के जाता है तो क्या तुष्ट होंगे? संतुष्ट होंगे? नहीं। यह है सबसे बड़ा डिफेक्ट रिलीजियन का। मतवाद का एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है कि वो अनेक है। धर्म जैसे एक है, धर्म क्या एक है? बृहद ईश्ना प्राण धानम च धर्म और सुखानुरक्ति परमा जनित, सुखम अनंतम आनंद, ये धर्म का परिभाषा। तो दूसरा है, यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि धर्म के नाम, मजहब के नाम पर कैसे शोषण होता है, या धर्म मत के नाम पर। कहते हैं कि गाय का दूध पवित्र है, इसलिए गाय का मांस नहीं खाएं, क्योंकि गाय का दूध पवित्र है। तो बाबा लॉजिक देते हैं कि भैंस का दूध भी तो मनुष्य पीता है कि नहीं? अब कोई नहीं पीते बात की बात, लेकिन भैंस का भी दूध उपयोग होता है और अधिकांशतः में उपयोग होता है। बल्कि भैंस का दूध गाय के दूध से ज़्यादा महंगा बिक रहा है, क्योंकि गाय का दूध से भैंस का दूध गाढ़ा होता है, ज़्यादा क्रीम निकलता है। तो बाबा कहते हैं
किसी को कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेशन, इसको कहते हैं अविवेकशीलता। गाय माता है तो भैंस को भी तो माता की दर्जा देना होगा। बकरी से भी तो दूध प्राप्त होता है, वो भी टीबी का पेशेंट के लिए बकरी का दूध पी देते हैं लोग। इसलिए यह आनंद मार्ग का चर्या चर्च में सीधा लिखा गया है कि जितने दुधारू पशु हैं उनको माता की तरह दुलार करोगे। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इसको कहते हैं जहां पर एक युक्तिगत बात। तो अब बात यह है कि कोई लोग गाय का मांस खाना पसंद करते हैं, कोई लोग गाय का मांस खाना नहीं पसंद करते, लेकिन सुअर का मांस, बकरी का मांस खाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य के मन में धर्म के नाम पर जो भाव जड़ता, डोगमा को हिंदी में कहते हैं भाव जड़ता, अंधविश्वास भी कहते हैं, लेकिन भाव जड़ता एक बहुत अच्छा टर्म है। इस प्रकार से उसी प्रकार से मनुष्यों के मन में अनेक अयौक्तिक धारणाएं घुसा दी जाती है बचपन में है। जैसे बच्चे के मन में ये धारणा घुसा दी जाती है कि बच्चों एक काम करना नहीं चाहिए, और बच्चा उस चीज को मान लेता है। बच्चा को ये कहा जाता है कि ये काम करना है, जैसे कि रोज जो है मूर्ति के सामने फूल चंदन अगरबत्ती चढ़ाओ, तो इसको कहते हैं, ये बचपन में बच्चे को कहा दिया जाता है कि ये जो स्टैचू बनाया गया है मिट्टी का, उस पर रंग रूप और कपड़े से उसको सजाया गया है, यही भगवान है, इसको मान कर चलो। उनको बचपन में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। जब वही 5 साल का बच्चा देखता है कि उसी स्टैचू जो भगवान की मूर्ति बनी हुई है उसको नदी में जा कर के उसको क्या किया जाता है, दहा दिया जाता है, बहा दिया जाता है। तब बच्चे के मन में एक प्रश्न जगता है, इन लोगों ने तो मेरे भगवान को नदी में, और उसी के बाद उस बचपन में ही उसके मन पर एक सेंटिमेंटल चोट पहुंचती है। धर्म के प्रति जो आस्था थी, उसके लिए तो वही धर्म था, आस्था से धीरे धीरे मन खत्म होता। और क्या है, उसका मन धर्म से विचलित होने लगता है, माने मेन धर्म से। उसी प्रकार से छोटे बच्चों को कहा गया कि बच्चे यहाँ पर चादर, वहाँ मजार है, वहाँ पर चादर, वहाँ पर ओढ़ाना है। तो बच्चे सोचता है कि चादर क्यों ओढ़ाना है, तो वही बात है ना कि मजहब है इसलिए कि हम जो भी कुछ परमात्मा को दे रहे हैं या देवी देवताओं को दे रहे हैं, तो उसके बदले में हमें कुछ मिल रहा है या प्राप्त करने की आकांक्षा। इसी प्रकार से 3 प्रकार की भक्ति इसमें जाती है, सात्विक भक्ति, रासिक भक्ति और तामसिक भक्ति। तो सात्विक भक्ति क्या है, रासिक भक्ति क्या, तामसिक भक्ति का मतलब देवी देवताओं के सामने जाकर के उन्हें विनय करते हैं कि हे भगवान, मेरा पड़ोसी बहुत नालायक है, उसका कोई अनहोनी कर दो, उसका अंग भंग कर दो, उसके घर में ऐसी दुर्घटना घट जाए, तो इतना करने से हम ये चढ़ाएंगे, इतने किलो लड्डू चढ़ाएंगे, अष्टजाम करवाएंगे। इसको कहते हैं तामसिक भक्ति। रासिक भक्ति क्या है, तो इसमें परम पुरुष से किसी दूसरे की क्षति नहीं चाहता, लेकिन परमात्मा से वो व्यापार करता है कि परमात्मा अगर मेरा बेटा एग्जाम में पास IAS कंप्लीट कर लेता है तो 10 किलो पेड़ा चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, और अष्टजाम कराऊंगी, इतने सारे लोगों की भोजन कराऊंगी या कराऊंगा। तो इस प्रकार का मनोभावना लेकर के जो भक्ति करते हैं उसी को कहते हैं रासिक भक्ति। अब सात्विक भक्ति क्या है, सात्विक भक्ति भी एक भक्ति है, थोड़ा इसी अच्छा भक्ति, थोड़ा जीवन में हमने बचपन में कभी राम नाम का कथा किया नहीं, मंदिर गया नहीं, अब वृद्ध हो गए हैं तो लोग आसपास के लोग क्या कहेंगे कि जीवन भर
ये जो है कर्म धर्म किया नहीं, बुजुर्ग हो गया है, आज भी मंदिर में नहीं जा रहा है, फूल चंदन अगरबत्ती नहीं चढ़ा रहा है, तो इसलिए क्या करते हैं, वो मंदिर में जाना शुरू करते हैं और भगवान की मूर्ति के सामने अगरबत्ती, चंदन, दशांग, धूप दीप वो चढ़ाना प्रारंभ करते हैं। उन्हें अपने अर्चना स्तुति के माध्यम से परमात्मा को खुश करना चाहिए। लेकिन जब घर में बहू बेटा उनको रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है, बहू समय पर भोजन नहीं देती है, बेटा भी कुछ कटाक्ष कर देता है, बोल देता है तरह तरह की बातें, तो वहीं भक्त कहते हैं कि हे परमात्मा, ये दुनिया ठीक नहीं है, ये दुनिया बड़ी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है परमात्मा, मुझे यहाँ से तुम ले चलो। ये साथी है। लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने समझाया कि भाई पिता हैं, इनको समय पर भोजन, समय पर दवा होनी चाहिए, उनकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तब बेटा भी समय पर उनका केयर लेना शुरू किया, बहू भी समय पर भोजन देना, उनको रिकॉर्ड करना। तब वो परमात्मा से फिर भी नहीं करते हैं कि परमात्मा दुनिया बहुत अच्छा है, थोड़ा दिन और रह लेने दो इस धरती पर। इसको कहते हैं सात्विक भक्ति, ये भी भक्ति। लेकिन हमें रागानुगा भक्ति से भी ऊपर जाकर के रागात्मिका भक्ति में प्रतिष्ठित होना है। रागानुगा भक्ति है कि परमात्मा तुम्हें आनंद मिलता है या नहीं मिलता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन भजन करने से मुझे आनंद मिलता है, जैसे रागानुगानंदा जी वैसा ही है। सॉरी, वो नाम के लिए वो बोलते भी हैं कि मेरा यही है कि बाबा को खुश मिले, बाबा को आनंद मिले चाहे ना मिले, लेकिन मुझे आनंद मिलता है। तो रागानुगा भक्ति का यही ध्येय है कि हे परम पुरुष, तुम्हें आनंद मिलता है नहीं मिलता है मुझे चिंता नहीं, लेकिन भजन करने से मुझे आनंद मिल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी भजन करता हूँ। यह है रागानुगा भक्ति। और रागात्मिका भक्ति क्या है? रागात्मिका भक्ति है कि हे परम पुरुष, मैं ये नहीं जानता हूँ कि मुझे आनंद मिले या न मिले, लेकिन मेरी भजन से मेरी का दायित्व, मैं जो समाज में काम कर रहा हूँ या जो कर्म कर रहा हूँ मैं, इससे आपको आनंद मिल रहा है प्रभु, इसलिए मैं आपकी भजन कर रहा हूँ क्योंकि आपको आनंद मिल रहा है, इसलिए इसे कहते हैं रागात्मिका। तो रागात्मिका भक्ति से और एक हाई स्टेज पर जो हो जाते हैं, जो नमक और पानी मिलकर के एक हो जाता है, माने भक्त भगवान के साथ मिल जाता है, उसको कहते हैं केवला भक्ति। लेकिन केवला भक्ति के जाने के पहले रागात्मिका भक्ति में प्रतिष्ठित होना होता है, तब जाकर के केवला भक्ति मिलती है। तो इसमें एक कहानी है, वो नारद जी